एक किसान की पत्नी बहुत बीमार थी। अपनी पत्नी की बीमारी को ठीक करने के लिए किसान एक बाबा के पास गया, लेकिन बाबा ने उसकी पत्नी की बीमारी को ठीक करने के लिए एक ऐसा उपाय बताया जिसको करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। किसान निराश होकर अपने घर लौटा और अपनी पत्नी के पास आकर खड़ा हो गया। तभी किसान की पत्नी बोली, ए जी, क्या कहा सुखी बाबा ने? क्या मेरे इस रोग का कोई इलाज संभव है? क्या उन्होंने मेरे ठीक होने का कोई उपाय बताया है कि नहीं? अरे भानुमती, सुखी बाबा ने एक उपाय बताया तो है, लेकिन उसको पूरा कर पाना लगभग असंभव है। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उस उपाय को पूरा कर सके। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं अपनी बाकी की जिंदगी ऐसे पड़े पड़े नहीं बिता सकती। आप मुझे बताइए तो, आखिर सुखी बाबा ने आपको क्या उपाय बताया है? मैं तुम्हें सही समय आने पर सारी बात बता दूंगा, बस तुम सही वक्त का इंतजार करो। इतना कहकर श्यामलाल अपने खेतों की तरफ चल पड़ा। श्यामलाल के 4 बेटे थे जो पूरा दिन गांव में इधर उधर घूमकर अपना समय बिताते थे। उनमें से एक को भी अपनी बीमार माँ की कोई चिंता ना थी। उनका बस एक ही काम था, खा पीकर गांव में लोफरगिरी करना। जबकि श्यामलाल एक तरफ तो अपनी पत्नी की बीमारी से दुखी था और दूसरी तरफ अपने नालायक लोंडों से परेशान था। एक दिन उसने अपने 4 बेटों को बुलाया और उनसे कहा, मेरे बच्चों सुनो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। अब तुम बड़े हो चुके हो, अब तुम्हें इस दीन दुनिया को खुद ही समझना पड़ेगा। अपना काम धंधा चुनो और अपनी किस्मत आजमाओ। पर पिताजी, हमें किसी व्यवसाय और कला का कोई ज्ञान नहीं है, हम घर से दूर जाकर क्या करेंगे? यही तो वो सवाल है जिसका जवाब ढूंढने की तुमको ज़रूरत है। तुम्हें जाना होगा ये जानने के लिए कि तुम किस काम को करने के योग्य हो। लेकिन पिताजी, हम तो अपने दम पर कभी इस गांव से भी बाहर नहीं गए। मेरे बच्चों, कुछ भी खराब नहीं होगा। मैं नहीं चाहता कि तुम भी मेरी तरह खेती मजदूरी करके अपनी ज़िंदगी बिताओ। इस काम से तुम ज़्यादा नहीं कमा पाओगे, इसलिए जाओ और अपने लिए कोई फ़ायदेमंद काम ढूंढो। ठीक है पिताजी, अगर आप यही चाहते हैं तो हम अवश्य ही जाएंगे। चारों भाइयों ने अपने पिता का आशीर्वाद लिया और निकल पड़े। कुछ दूर जंगल में जाने के बाद उन्हें 4 रास्ते दिखाई दिए जो अलग अलग दिशाओं में जा रहे थे। वहाँ रुककर सबसे बड़े भाई संजय ने उन सबसे कहा, मेरे ख्याल से हम सबको इनमें से एक रास्ता चुन लेना चाहिए और फिर 4 साल बाद हम इसी जगह पर आकर मिलेंगे। चारों भाइयों ने अपना अपना रास्ता चुना और उस पर चल दिए। जब संजय अपने रास्ते पर काफी दूर निकल गया तो उसे उसके रास्ते पर एक आदमी मिला। अरे भाई, ये रास्ता तो बहुत ही खतरनाक है, तुम यहाँ से कहाँ जा रहे हो? मैं काम की तलाश में निकला हूँ। मैं कोई काम सीखना चाहता हूँ, किसी भी तरह का काम जिससे मैं अपनी जीविका चला सकूँ। तो तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे शातिर चोर बना दूंगा। नहीं, मैं ईमानदारी से कमाना चाहता हूँ, चोरी चकारी से नहीं। मैं ऐसा कोई भी काम करना नहीं चाहता जिसकी वजह से मुझे जेल जाना पड़े। देखो भाई, तुमको जेल जाने को कौन कह रहा है? चोरी की कला सीखो और उसे भलाई के कामों में इस्तेमाल करो। संजय सोचने लगा कि किसी काम को सीखने में कोई बुराई नहीं है। संजय उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और उसके साथ चल पड़ता है। वो संजय को चोरी की कला में इतना काबिल बना देता है कि अब संजय जो भी चाहे उसको आसानी से चुरा सकता था। और दूसरी तरफ गोपाल चलते चलते एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां पर एक नदी बह रही थी और उस पूरे इलाके में बस एक ही घर था और मीलों तक आसपास
कुछ ना था। उसे नदी के किनारे एक आदमी दिखाई देता है जो अपने हाथ में कोई मशीन पकड़े हुए था और उसे अपनी आंखों पर लगाकर ऊपर की ओर देख रहा था। गोपाल ये समझ न सका कि उसके हाथ में ये अजीब सी दिखने वाली चीज क्या है, तो गोपाल उसके पास गया। अरे भाई, तुम क्या कर रहे हो और तुम्हारे हाथ में ये क्या है? इस मशीन से तुम वो चीज देख सकते हो जो बहुत दूर है, और ये जो चीज है इसे कहते हैं दूरबीन। ये चीज तो बड़ी दिलचस्प लगती है, क्या आप मुझे इसका इस्तेमाल करना सिखा सकते हो? अरे पुत्र, अगर तुम इसका इस्तेमाल करना दिल से सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें इसका इस्तेमाल करना जरूर सिखाऊंगा। गोपाल उस आदमी के साथ रहने लगता है और वह आदमी गोपाल को दूरबीन इस्तेमाल करने की कला सिखाने लगता है। और कुछ ही महीनों में गोपाल दूरबीन का इस्तेमाल करने में काफ़ी माहिर हो जाता है। तुमने बहुत अच्छे से सीखा है पुत्र, अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। हाँ गुरुजी, अब मुझे सीखते सीखते पूरा 1 साल गुजर चुका है, अब मुझे जाना चाहिए। इसी बीच तीसरा भाई एक शिकारी से मिलता है जो उसी के साथ उसी के घर में रहता है और उससे शिकार करने का हुनर सीखता है। शिवा, बहुत दिन हो चुके हैं तुम मेरे साथ यहाँ अच्छे से अभ्यास कर रहे हो, लेकिन अब हमें जंगल में जाकर अभ्यास करना चाहिए। देखते हैं तुम चलते हुए लक्ष्य को भेद सकते हो या नहीं। दोनों जंगल में पहुंच जाते हैं जहां शिकारी शिवा को सिखाता है कि कैसे भागते हुए लक्ष्य को भेदते हैं। शिकारी का बाण लक्ष्य पर लगता है और उसे मार गिराता है। शिवा, अब तुम्हारी बारी, चलो अब तुम निशाना लगाओ। शिवा तीर कमान उठाता है और एक उड़ती हुई चिड़िया पर निशाना लगाता है, लेकिन शिवा उसे भेद नहीं पाता है, वो चूक जाता है। शिवा, तुम्हें अभी भी अभ्यास की जरूरत है, अब हम रोज जंगल में अभ्यास के लिए आएंगे। शिकारी शिवा को रोज जंगल में अभ्यास कराने के लिए लाता था। अब शिवा इतना माहिर हो चुका था कि वो आंख बंद करके भी अपने लक्ष्य को भेद सकता था। शाबाश शिवा, अब तुम्हारा निशाना बहुत पक्का हो चुका है, तुमने इस कला का हर एक पहलू सीख लिया है। धन्यवाद गुरुजी, केवल आप ही के कारण मैं तीरबाजी में इतना काबिल बन पाया हूँ। अब मैं घर जाना चाहता हूँ गुरुजी, ताकि मैं अपने घर जाकर अपने माता पिता की कुछ मदद कर पाऊँ। यकीनन तुम जा सकते हो, और अपने साथ ये धनुष भी ले जाओ, ये तुम्हारे काम आ सकते हैं। सबसे छोटा भाई वीर एक गांव में पहुंचता है जहां वो एक दर्जी से मिलता है। ए छोटू, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम वीर है और मैं यहाँ इसीलिए आया हूँ ताकि मैं कोई काम सीख सकूँ। क्या तुम दर्जी बनने के इच्छुक हो? मैं तुम्हें दर्जी का काम सिखा सकता हूँ। हाँ हाँ बेशक, मैं जरूर सीखना चाहूँगा। वीर दर्जी के घर में रहने लगा और दर्जी अपने पूरे मन से उसे दर्जी का काम सिखाने लगा। दर्जी वीर को इस काम की बारीक से बारीक चीज सिखाता है, यहाँ तक कि सुई में धागा कैसे डाले ये तक भी सिखाता है। जैसे जैसे समय बीतता गया वीर दर्जी का काम बहुत अच्छे से सीखता गया। दर्जी वीर की मेहनत और वफादारी से बहुत खुश था। जब वीर अपने घर जाने लगा तो दर्जी ने उसे सुई और धागा दिया और उससे कहा, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ, ये लो सुई और धागा, इसे रुई की तरह नरम और लोहे की तरह मजबूत रखना, फिर तुम कुछ भी कर सकते हो। जब तुम इससे कपड़ा सिलोगे तो उसके जोड़ कोई भी नहीं देख पाएगा। उधर भानुमति की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। अब तो लगता है मैं ऐसे ही पड़े पड़े दम तोड़ दूंगी। कम से कम अब तो मुझे बता दो, आखिर सुक्की बाबा ने ऐसा क्या उपाय बताया था जिसको करना असंभव है। श्याम सिंह ने भी अब अपनी पत्नी भानुमति को सुक्की बाबा की कई हुई बातें बतानी शुरू कर दी। प्रणाम बाबा, मैं पड़ोस के गांव महुल बनी से आया हूँ। मेरी पत्नी बहुत लंबे समय से बीमार है। बहुत सारे वैद्य हकीम उनका इलाज कर चुके हैं,
लेकिन उनकी हालत में अब तक कोई सुधार नहीं आया है। मेरी आखिरी उम्मीद सिर्फ आप ही हो बाबा। सुक्की बाबा के पास अद्भुत शक्तियाँ थी। श्याम सिंह के बताने से पहले ही सुक्की बाबा ने अपनी अद्भुत शक्तियों के द्वारा भानुमति की हालत का अंदाजा पहले ही लगा लिया था। देखो श्याम सिंह, इस दुनिया में हर समस्या का कोई ना कोई समाधान जरूर है। बस ज़रूरत है तो बस उस समाधान को खोजने की। बाबा, तो फिर जल्दी से मुझे उस समाधान के बारे में बताइए। तो फिर सुनो, महुल बनी के जंगलों में एक बहुत दुर्लभ पक्षी एक रहस्यमय घोंसला बनाकर रहता है। उस घोंसले को कोई साधारण व्यक्ति अपनी आंखों से नहीं देख सकता। जब वह पक्षी अपने अंडों को सें रहा हो तो उस पक्षी को बिना पता चले उसके अंडों को घोंसले से बाहर निकालना होगा। उसके बाद अंडों के अंदर चूजों को बिना नुकसान पहुँचे सभी अंडों से थोड़ा थोड़ा तरल निकालना होगा और उस तरल को भानुमति को अपने शरीर पर लगाना होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, उन अंडों को बिल्कुल वैसे ही सील कर उस पक्षी के घोंसले में वापस रखना होगा। ये तो सच में असंभव है। अंडे से तरल निकालने के लिए पहले उसे तोड़ना होगा और अंडे को तोड़ने के बाद उसे पहले जैसे ही जोड़ना बिल्कुल असंभव है। अब तो मेरे इलाज का कोई रास्ता नहीं है। अब तो मुझे यूं ही पड़े पड़े अपनी मृत्यु का इंतजार करना चाहिए। उधर चारों भाई उसी स्थान पर मिले जहाँ पर उन्होंने 4 साल पहले मिलने का वादा किया था। वहाँ से मिलने के बाद वो वापस अपने घर गए। घर जाने के बाद उन्होंने अपने पिता को बताया कि उन्होंने क्या क्या सीखा है। तभी उनके पिता ने उनसे कहा, किसी भी सीख का पता तब तक नहीं चलता जब तक उसकी परीक्षा न ली जाए। तुम्हें अपने आप को साबित करने के लिए परीक्षा देनी होगी। उसके बाद श्याम सिंह ने सारी बातें अपने बेटों को बताई और उस तरल को लाने को कहा। अगले दिन 5 बाप बेटे तरल की तलाश में निकल पड़े। गोपाल, तुम अपनी दूरबीन से उस घोंसले को ढूंढने का प्रयास करो। इतना सुनते ही गोपाल अपनी दूरबीन से घोंसला ढूंढने का प्रयास करने लगता है और ढूंढते ढूंढते उसे एक पेड़ पर घोंसला मिल भी जाता है। पिताजी, मुझे घोंसला मिल गया है और उसमें 5 अंडे हैं। संजय, जाओ, अब तुम्हारी बारी। उन अंडों को चुरा कर लाओ, लेकिन ध्यान रहे उस पक्षी को बिल्कुल भी पता नहीं लगना चाहिए। संजय पेड़ पर चढ़ा और अपनी चोरी की कला से उन अंडों को चुरा कर ले आया बिना पक्षी को पता चले। किसान ने वो अंडे एक जगह पर रखे और अपने बेटे शिवा से कहा, चारों अंडों को एक साथ एक ही तीर से 2 भागों में काटो, लेकिन ध्यान रहे अंडों के अंदर चूजों को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। संजय ने अपना तीर कमान उठाया और एक ही तीर से सभी अंडों को 2 भागों में बांट दिया बिना चूजों को नुकसान पहुंचाए। ये देखकर किसान बहुत खुश हुआ। उसने तरल इकट्ठा किया और अपने छोटे बेटे वीर से कहा, अब सबसे अहम काम तुम्हारा है। अब तुम इन अंडों को बिल्कुल पहले जैसे ही सील दो। ध्यान रहे यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं। वीर ने अपनी सुई निकाली और हर एक अंडे को बिल्कुल वैसे ही सील दिया और उसके बाद संजय ने अंडों को बिल्कुल वैसे ही घोंसले में रख दिया। ये काम इतने शातिर तरीके से हुआ कि पक्षी को ये पता तक नहीं चला कि उसके अंडे कुछ देर के लिए उसके घोंसले से गायब हुए थे। 5 बाप बेटों ने वह तरल भानुमति को जाकर दे दिया। उसने वो तरल अपने शरीर पर लगाया और उसके लगाते ही भानुमति एकदम स्वस्थ हो गई।